हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा, अब तक की क्लासेस में हम लोगों ने क्या कवर किया? हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग समझा, हमने ये समझा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है, देन हम लोगों ने उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में दो लोगों से मिलवाया। एक का नाम था हेनरी फ्योल, तो दूसरे का नाम था फेडरिक विंस्लो टेलर। तो बेटा, इन दोनों लोगों से मैंने आपको लास्ट क्लास में मिलवाया था और मैंने आपसे कहा था कि पहले हम लोग F.W. टेलर जी के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले टेलर की पूरी बायोग्राफी पढ़ी। तो फटाफट से आज की अटेंडेंस लगाओ। फटाफट से सबसे पहले आज की अटेंडेंस लगाओ कि लेक्चर नंबर 3 में यस मैम हम प्रेजेंट हैं, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, तुम सिंसियरली अब पढ़ाई कर रहे हो। तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई, बच्चे पढ़ रहे हैं तो मुझे भी मेहनत करनी है। प्लस मुझे साथ में ये बताना कि हमारे जो F.W. टेलर साहब थे, इनकी नाम की फुल फॉर्म क्या है, इनका लाइफ स्पेन क्या रहा है, प्रोफेशनली ये क्या थे, ये कौन से इंजीनियर थे और कौन सी कंपनी थी जिसके अंदर ये काम करते थे। ये सारी 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 बातें मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और आज हम लोग इन्हीं के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे इनके साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में। अब ये तो हम जान चुके हैं एंड आई होप कि आप लोगों ने कमेंट में सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे। तो आप लोगों ने एक चीज तो जरूर बताई होगी कि मैम F.W. टेलर ना, उन्हें बोला जाता था द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, क्योंकि उन्होंने ही हमें कंपनी के अंदर काम करने के तरीके को साइंटिफिकली समझाया। उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये जो तुम हिट एंड ट्रायल मेथड के हिसाब से काम करते हो, ये जो तुम अपने हिसाब से, जो तुम्हें ठीक लगता है उसी हिसाब से डिसीजन लेकर काम करते हो, कभी भी बिजनेस में ऐसे काम नहीं किया जाता है। कभी भी किसी बिजनेस को ऊंचाइयों पर ऐसे नहीं पहुंचाया जाता है। कभी भी किसी भी बिजनेस को अगर सक्सेसफुल करना है, उसे आगे तक लेकर जाना है, तो चीजों को सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली करना होगा। यानी कि हर एक चीज की तुम्हारे सामने होनी चाहिए एक क्लैरिटी। तो बेटा, इसी को उन्होंने नाम दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट और बोला कि पहले तो ये समझो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट से मैं तुम्हें क्या बताना और समझाना चाहता हूं, पहले वो समझो। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। भाई, सबसे पहली बात तो उन्होंने ये बोला कि बीइंग अ मैनेजर और बीइंग अ वर्किंग पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने लोगों से क्या काम कराना चाहते हो। जैसे कि आज यहाँ पर मैं आप लोगों की टीचर बनके, आप लोगों की मेंटोर बनके आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। मैं आपको फिलहाल बिजनेस स्टडीज पढ़ा रही हूँ। तो जब मैं यहाँ पर बिजनेस स्टडीज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैं आप लोगों से क्या चाहती हूँ। क्या मैं आप लोगों से ये चाहती हूँ कि आप जस्ट टाइम पास के लिए इस वीडियो को देख लो? क्या मैं आप लोगों से ये चाहती हूँ कि बस वीडियो को देख लो, इसके बाद फिर कुछ मेहनत मत करना अपनी तरफ से? नहीं ना। मैं क्या चाहती हूँ कि पहले मेरे साथ एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करो, वीडियो के बाद अच्छे से इसके नोट्स बनाओ, फिर उन नोट्स को पढ़ो, फिर उसके बेसिस पर अपने केस स्टडीज को सॉल्व करो। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी वो प्रॉब्लम, अपनी वो केस स्टडी मुझे लिख कर भेजो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, तुम पढ़ रहे थे तो तुम्हें समस्या आई, तुमने मुझसे पूछी। तो भाई, ये क्या है? ये चीज ये है कि मैं चाहती हूँ, सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि मैं आप लोगों से क्या चाहती हूँ। अगर मान लो मैं बिना किसी चीज को सोचे समझे बस आ रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ और चली जा रही हूँ, इसका मतलब मुझे मतलब नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मुझे इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। तो बेटा, ना तो मेरा पर्पस सर्व होगा, ना आपका इस वीडियो को देखने का पर्पस सर्व होगा। हम दोनों ही बस बिना मतलब में टाइम पास कर रहे होंगे। लेकिन अगर मैंने उसी चीज को पहले सोच विचार करके, देखो भाई, सिग्नेचर सीरीज में लेकर आई तो कुछ सोच कर लेकर आई ना। मैं पहले भी काम कर रही थी, लेकिन उस काम को करके मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ। लेकिन जब मैं वापस आई तो मैं एक पूरे सिस्टम के साथ वापस आई कि यार, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से बच्चों को आगे लेकर जाना है, किस तरीके से बच्चों को उनके अच्छे मार्क्स दिलवाने हैं। तो आज मुझे पता है ना कि मुझे आपसे क्या चाहिए। तो ये जो मैं काम कर रही हूँ, ये भी एक पार्ट है किस चीज का बेटा? साइंटिफिक मैनेजमेंट का।
तो सबसे पहला जो कीवर्ड है इसके अंदर, जो की लाइन है वो यही है कि नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। यहाँ पर मैन से क्या मतलब है कि आपकी वो पूरी वर्कफोर्स जो होगी ना, जो आपके साथ काम करती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। अब एक बात बताओ कि सिर्फ ये जान लेने से कि मुझे आपसे क्या कराना है, सिर्फ उससे काम चल जाएगा? नहीं, मुझे ये भी तो देखना है ना कि आप उसको अपने बेस्ट तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दैट मीन्स मुझे एक फॉलो अप चाहिए, मुझे एक फीडबैक चाहिए। क्यों कहती हूँ मैं तुम्हें कि अटेंडेंस लगा दो? क्या मजा आ रहा है मुझे तुमसे अटेंडेंस लगवाने में? मुझे व्यूज देख के भी तो समझ में आ रहा होगा ना कि अच्छा यार इतने बच्चे देख रहे हैं, पर मुझे अटेंडेंस क्यों लगवानी है तुमसे? मुझे अटेंडेंस इसलिए लगवानी है ताकि मुझे ये पता चल सके ना कि आप उस काम को कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, कितने बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्यों मैं तुमसे पूछती हूँ कि मुझे लास्ट क्लास की मेमोरी ट्रिक बता दो? चलो इसी से मुझे याद आया यार, सिग्निफिकेंस की मेमोरी ट्रिक बता देना जरा, तुमने क्या पढ़ी थी, इतनी मोटिवेशनल ट्रिक थी वो, तो वो जरा बता देना मुझे, ठीक है? तो मैंने क्यों कहा तुमसे ये, क्योंकि मुझे जानना है ना कि आप उसे अपने बेस्ट वे में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कितनी प्रोग्रेस आपकी हो रही है, ये मुझे जानना है। तो ये है मेरा साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसके अंदर दो बातें कही जा रही हैं। सबसे पहले तो ये जानना, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू, एंड सीइंग दैट, नोइंग के साथ साथ सीइंग है, सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। तो ये डेफिनेशन हमें किसने दी है? हमारे टेलर साहब ने दी है, ठीक है? तो टेलर सुन के भाई उन्हें बेचारे को तुम दर्जी मत समझ लेना, ठीक है? बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत कुछ करके गया, देखो जरा, ठीक? चलो अब बेटा, अब बारी आती है उनके प्रिंसिपल की। तो इस साइंटिस्ट आदमी ने हमें कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए, ठीक है? अब उस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के आओ मेमोरी ट्रिक दे देती हूँ तुम्हें। तो उन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए। क्या दिए उन्होंने? 4 प्रिंसिपल। अब 4 प्रिंसिपल के लिए क्या याद रखना है? हार्मनी एंड कॉपरेशन से होगा साइंस का डेवलपमेंट, और इसी में छुपे हैं तुम्हारे सारे के सारे प्रिंसिपल के नाम। तो बेटा पहला प्रिंसिपल जो यहाँ पे लिखा है हार्मनी, तो बेटा इससे क्या है? इससे प्रिंसिपल का नाम है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्या मतलब है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। कॉपरेशन से क्या है प्रिंसिपल का नाम? कॉपरेशन से मतलब है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है? फिर साइंस वाले से क्या है? साइंस वाले से है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये क्या बेटा? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो देख रहे हो इनकी हेडिंग्स भी कितनी बढ़िया बढ़िया है, और सबसे बड़ी बढ़िया हेडिंग तो तुम्हें यहाँ मिलने वाली है, तो ध्यान से पढ़ना इसको। क्या है भाई? थोड़ा मैं यहाँ पर छोटा लिखने की कोशिश करूंगी अब। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। थोड़ा यहाँ पे हम इसको अलग कर देते हैं जरा, क्योंकि इसकी हेडिंग जो है ना बेटा वो थोड़ी सी बड़ी है, तो इसके लिए हम पार्टीशन बना देते हैं ताकि मिक्स ना लगे आपको। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी, ठीक है? ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो बेटा ये हमारी 4 हेडिंग्स हैं जो आपको याद करनी है और आपको अपनी समरी नोटबुक में लिखनी है, ठीक है? तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे सारे के सारे पॉइंट्स बेटा। सबसे पहला पॉइंट है हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या है? क्या है पूरा पॉइंट? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। फिर कॉपरेशन से है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। साइंस से है बेटा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, और उसके बाद डेवलपमेंट से है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो। हालांकि मेरे साथ साथ लिखते रहा करो, बट फिर भी मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट का आपको मौका दे देती हूँ कि किसी बच्चे की अगर हैंडराइटिंग स्लो है तो उसके लिए आसानी रहे, ठीक है? चलो अब 1 बाय 1 इनको पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं सबसे पहला प्रिंसिपल्स विच इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब इस प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना बहुत जरूरी है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ थंब। तो रूल ऑफ थंब क्या होता है?
तो बेटा सबसे पहली बात, रूल ऑफ थंब का मतलब होता है, जैसे होता है ना कि हमारा एक ट्रेडिशनल वे है किसी भी काम को करने का, हमारे ओल्ड बिलीव्स है, हमारा एक्सपीरियंस है कि यार हम तो ना ऐसे ही करते आए हैं। कई बार जो हमारे घर में जो बड़े लोग होते हैं ना, कई बार उनके मुंह से हमें ये शब्द सुनने को मिलते हैं कि देखो आजकल के बच्चे कितने तेज हो रहे हैं, हम तो अब तक इस काम को ऐसे ही करते आ रहे थे और इन्हें देखो पता नहीं क्या क्या नई नई तकनीक लगा के इस काम को करते हैं। तो बेटा दिस इज रूल ऑफ थंब। ऑर्गेनाइजेशन में भी ना कई बार पहले जब काम होता था, जब हमारे टेलर साहब जी ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डेवलप नहीं किए थे, तो उस टाइम पर जो गेस वर्क है या फिर जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है उसी को फॉलो किया जाता था। अब आपको पता है, हमने टेलर साहब की जब बायोग्राफी पढ़ी तो उस टाइम पर मैंने आपको ये बताया कि टेलर साहब ना बड़े इतने इंटेलिजेंट पर्सन थे, लेकिन उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रास रूट लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रास रूट लेवल है उस पर उन्होंने काम किया, यानी कि वो फैक्ट्री की जो प्रॉब्लम्स थी बेसिकली वो उसको देखते थे, शॉप फ्लोर लेवल पर उन्होंने वर्क किया और वहां की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है। तो भाई हम मैं तुम्हें ऐसे ही समझाऊंगी कि टेलर साहब फैक्ट्री में निकले थे चक्कर लगाने के लिए, तो बस यही समझ लो कि टेलर साहब एक दिन फैक्ट्री में चक्कर लगा रहे थे। तो चक्कर लगाते लगाते उन्होंने ये देखा कि फैक्ट्री का जो मैनेजर होता है ना, वो कैसे काम कर रहा होता है, वो गेस वर्क पे काम कर रहा है, अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसको जो सिचुएशन में ठीक लग रहा है वो कुछ नहीं देख रहा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या इसके पीछे ऑब्जर्वेशन रहेगी, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या रिजल्ट होगा, उसको उस बात से मतलब ही नहीं है। मतलब उसने कोई उसकी स्टडी वडी नहीं करी उस प्रॉब्लम की, उसको जो लगा कि यार ऐसा कर लेंगे तो हो जाएगा, या अब तक हम हमेशा ऐसा ही करते आए हैं, इस बार भी ऐसा करते हैं, और अब तक तो 11th क्लास तक तो ऐसे ही तो पढ़ते आए हैं, 12th क्लास में भी यही कर लेंगे, ऐसे ही हो जाएगा सब कुछ। भाई खेल बदल जाता है हर बार, हर साल एक नया खेल आ जाता है हमारे साथ खेलने के लिए। देखो ना सीबीएसई लाती है ना हर साल नए नए खेल, इस साल ओएसएम का खेल खेला उन्होंने, अब क्या पता अगले साल कौन सा खेला खेला जाएगा हमारे साथ। तो भाई हर चीज के लिए तैयार रहना है आपको, तो उस चीज को तैयार रहने के लिए आपको सिस्टमेटिकली काम करना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, अपनी तकनीक ऐसे इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि भाई चाहे सिचुएशन कोई सी भी हो आपकी तकनीक फेल ना होनी, आपकी तकनीक आपकी टेक्निक आपका मेथड फेल नहीं होना चाहिए, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बेटा रूल ऑफ थंब ये कहता था कि हम लोग गेस वर्क के हिसाब से काम करेंगे, हिट एंड ट्रायल करेंगे, हम लोग एक्सपीरियंस अपना लगाएंगे, हम लोग अपने ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब टेलर साहब ने चक्कर लगाया और लोगों को समझाना शुरू किया तो उन्होंने उनकी ये अप्रोच बदल दी, उन्होंने कहा ये साइंस है, यहाँ पे सिस्टमैटिकली काम होगा, रूल ऑफ थंब के हिसाब से यहाँ काम नहीं होगा। समझे रूल ऑफ थंब क्या होता है? तो देखो जरा, Taylor pioneered the introduction of the method of scientific inquiry into the domain of management practice। भाई उन्होंने कहा कि हम ना यहाँ पर ये जो रूल ऑफ थंब की लिमिटेशन है इसको हटाएंगे और हम लोग यहाँ पर मैनेजमेंट प्रैक्टिस के अंदर साइंस को घुसाएंगे, भाई साइंस के हिसाब से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो उनको कहना ये था। अब उन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि इस काम को कैसे किया जा सकता है, उन्होंने कहा भाई देखो एक चीज समझो कि तुम लोग बहुत अलग अलग तरीके के मैथड से काम करते हो, काम तो बहुत सारे मेथड से हो सकता है, हमारे पास एक काम को करने के 10 मेथड होते हैं। जैसे तुम आज पढ़ाई भी कर रहे हो, भाई पढ़ाई करने के भी अलग अलग तरीके हैं, पर तुमने कौन सा मेथड चूज करना है जो तुम्हारे लिए बेस्ट है, तुम्हारी सिचुएशन में तुम्हारे लिए जो बेस्ट मेथड है आपको उसे सिलेक्ट करना है। लेकिन उसे भी ऐसे रेंडमली सिलेक्ट नहीं करना है, आपने उसके ऊपर भी स्टडी करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, तब जाकर आप उस मेथड को सिलेक्ट करोगे। तो टेलर जी ने वही बोला, वो कहते हैं टेलर बिलीव्ड दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में माना कि तुम लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हो, लेकिन किसी भी काम को करने के लिए अगर तुम्हें एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है, कम कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट अगर तुमको लेना है, तो भाई एक ही बेस्ट मेथड होता है उसका, एंड दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड। और उसको तुम ऐसे रेंडमली नहीं आप सिलेक्ट कर सकते, उसको अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, भाई उसके ऊपर आपको थोड़े बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपको पता चलेगा कि वो बेस्ट मेथड कौन सा है। एंड द मेथड सो डेवलप्ड शुड सब्स्टिट्यूट द रूल ऑफ थंब थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। और अब जो तुम मेथड इवॉल्व करोगे ना, वो मेथड तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में से रूल ऑफ थंब को हटा देगा। तो ऐसा उनका मानना था। तो उन्होंने मेन बात क्या बोली, तो किसी भी काम को करने के लिए, अगर आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन करें तो पहला पॉइंट क्या है कि टेलर का मानना ये था कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है जिससे आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि भाई ये जो मेथड है ये आप स्टडी और एनालिसिस से फाइंड आउट कर सकते हो। तीसरी बात उन्होंने क्या बोली कि ये जो तुम मेथड फाइंड आउट करोगे उससे रूल ऑफ थंब एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है जी, चलो ओके, ये बात हम उनकी समझ गए। फिर उन्होंने क्या बोला, देखो
कि अगर तुम ऐसा काम कर लोगे, अगर तुम बेस्ट मेथड फाइंड आउट कर लोगे, तो तुम्हें सेविंग देखने को मिलेगी, ट्रिमेंडस सेविंग देखने को मिलेगी आपकी ह्यूमन एनर्जी में। और जो भी वेस्टेज हो रहा है ना तुम्हारे टाइम और मटेरियल का, भाई तुम ट्रायल मेथड के बेसिस पे काम कर रहे हो, तुम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो बिना मतलब के, तुम गेस वर्क के हिसाब से काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी वेस्टेज होती होगी। अब भाई मेरी मम्मी ने अगर मुझे कहा कि बेटा तुझे दाल मखनी बनानी है, भाई मुझे तो नहीं आती, मुझे नहीं आती दाल मखनी बनानी। मम्मी ने कहा नहीं बेटा बनाएगी, आज तो तू ही बनाएगी, दाल मखनी बनाएगी, छोले भटूरे बनाएगी। मैंने कहा मम्मा नहीं आता है। मम्मी ने कहा बेटा बनाओ, हमें नहीं पता, जो भी तुमने जितना भी देखा वेखा उस हिसाब से बनाओ। मैंने कहा यार मम्मी आज क्या काम दे दिया आपने मुझे, तो अब क्या होगा भाई, मुझे अगर नहीं पता होगा कि कैसे बनता है तो मैं वेस्टेज करूंगी, टाइम की वेस्ट, अपने टाइम की वेस्ट करूंगी, उनके सामान की वेस्टेज करूंगी, और जो लोग खाएंगे मेरे बनाए हुए छोले भटूरे और दाल मखनी, उनके सेहत के साथ यहाँ पे मैं खिलवाड़ करूंगी। तो भाई ये तो बहुत खतरे वाली चीज है ना। तो उन्होंने कहा भाई सब चीजों को सीख समझकर सोच विचार कर कर करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी काम को। तो देखो भाई, सो उन्होंने यही बोला कि इसकी वजह से क्या होगा, ट्रिमेंडस सेविंग होगी। ये आपका फोर्थ पॉइंट बन सकता है, जिससे आपकी ह्यूमन एनर्जी, आपकी वेस्ट ऑफ टाइम, आपका मटेरियल वेस्टेज, वो सब बच सकता है। और भाई देखो उन्होंने एक बहुत बड़ी सीख भी दी उन्होंने यहाँ पर, कि हम लोग हमेशा डिफिकल्ट चीजों से बचने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि किसी बच्चे को मैथमेटिक्स से डर लगता होगा, हो सकता है किसी बच्चे को अकाउंटेंसी से डर लगता होगा, तो हम ना उस सब्जेक्ट से बचने की कोशिश करते हैं। जब भी हम पढ़ने बैठते होंगे तो हम सोचते तो होंगे कि नहीं यार मैथ्स पढ़नी है, नहीं यार अकाउंट्स पढ़नी है, लेकिन 5 से 10 मिनट बाद ही तुम अपनी उस सोच को बदल देते होगे। तुम हमेशा उन सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ते होगे जिसको पढ़ने में तुम्हें आसानी होती होगी, जो तुम इजीली पढ़ लेते होगे, तुम्हारा इंटरेस्ट उसी में ही आता होगा, है ना। क्यों? क्योंकि तुम उससे बचने की कोशिश करो, तुम उसमें मेहनत नहीं करना चाह रहे, बल्कि हमेशा ना हमें अपनी वीकनेस पे वर्क करना चाहिए। अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग बनाओ, लेकिन अपनी वीकनेसेस पे वर्क करो। मैं आपको बताऊं अपने बचपन की कहानी, जब मैं 10th 11th 12th में थी, तो मुझे मैथ से बहुत डर लगता था, बहुत 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 डर लगता था। मुझे ये लगता था कि मेरे रिजल्ट को अगर कोई खराब कर सकता है ना, तो वो ये मैथमेटिक्स है। और मुझे भी कहीं ना कहीं मैथ्स का फोबिया था। 10th क्लास की बात कर रही हूँ, ठीक है, 10th और 12th दोनों में। और पता है जब मैं 12th क्लास में अपने ट्यूशन जाया करती थी, तो उस टाइम पर मैं हमेशा आगे वाले डेस्क पे बैठती थी, मतलब जो भी मेरे टीचर पढ़ाते थे मैं आगे बैठती थी। और पर अंदर ही अंदर मैं डर रही होती थी कि कहीं सर मुझसे कोई सवाल ना पूछ ले। और वो ऐसा ही करते थे, उन्हें पता था कि ये मैथ्स से डरती है, तो वो जानबूझ के मुझसे क्वेश्चन पूछते थे। और तुम्हें पता है मुझे क्वेश्चन का आंसर आता होता था, लेकिन मैं तब भी उनके सामने आंसर नहीं दे पाती थी। क्यों? एक डर होता था। और कहीं हद तक मैंने क्या किया, फिर मैंने कहा यार ये मैथ्स तो बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये मुझे बहुत परेशान कर रही है। तो तुम्हें पता है मैं मैथ्स बहुत पढ़ती थी, बहुत मैथ्स पढ़ती थी। मतलब जब भी मुझे लगता था कि यार मुझे टाइम मिल रहा है, मैं मैथ्स की प्रैक्टिस करती थी। और खूब मैंने मैथ्स को पढ़ा, जो मेरे टीचर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया करते थे मैं उसी को पढ़ती थी। और आपको पता है मैंने कोई कभी उस टाइम पे आर डी शर्मा वगैरह ये सब मैंने कभी नहीं पढ़ी। बस मेरी एनसीईआरटी और जो मेरे सर ने मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से बता रखे थे, सिर्फ वही क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करती थी। और जब मेरा 12th क्लास का रिजल्ट आया, हालांकि मेरा 10th का रिजल्ट भी बहुत अच्छा था, मैथ्स में 97 स्कोर था मेरा मैथमेटिक्स में। और जब 12th का रिजल्ट आया तो मेरे टीचर मेरा खुद का रिजल्ट देख के हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये तो मैथ से डरती है। उनको मुझे ये देख के लगता था कि ये सिर्फ एवरेज बच्ची है, 100 में से 80 ले आएगी, क्या ही हो जाएगा। उस टाइम पे 100 मार्क्स का ही पेपर हुआ करता था। तो और जो टॉपर बच्ची थी उस टाइम पे हमारे बैच की, सर ने उसका रिजल्ट देखा और सर ने मेरा रिजल्ट देखा। सर शॉक्ड रह गए उस रिजल्ट को देख के, ये कैसे कर गई ये बच्ची। उस टॉपर के 90 मार्क्स थे और मेरे 95 मार्क्स थे 12th में। तो यहाँ ना मैंने मेहनत करी, मैं डरी नहीं। मैं अंदर ही अंदर डरती थी मैथ से, मुझे फोबिया था, लेकिन मैंने उससे बचने की कोशिश नहीं करी। मुझे ये पता था कि मेरे बाकी सब सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रांग है, मैं अकाउंटेंसी बढ़िया कर जाऊंगी, मैं इकोनॉमिक्स बढ़िया कर जाऊंगी, बिजनेस स्टडीज बढ़िया कर जाऊंगी, और इंग्लिश तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं। बट कहीं हद तक ये मैथ्स कहीं मेरा रिजल्ट खराब ना कर दे, तो मैंने उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश नहीं करी। मैंने देखा कि यार कैसे पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और उसके बाद मैंने खूब संघर्ष किया मैथ्स के साथ, और रिजल्ट सबके सामने था कि मेरे टीचर भी हैरान हो गए। तो बेटा यहाँ पर भी टेलर साहब ने भी ना यही बात बोली। ये स्टोरी मैंने आपको ऐसे नहीं समझाई, ये स्टोरी, और ये स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है मेरी लाइफ की। और यहाँ पर भी उन्होंने ये बोला है, द मोर सोफिस्टिकेटेड द प्रोसेसेस, द ग्रेटर वुड बी द सेविंग्स, और यू कैन से द ग्रेटर वुड बी द रिटर्न।
कि आप ना कभी भी डरना मत किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को फॉलो करने से। आज आप जितनी मेहनत करोगे ना, जितना आप कठिन रास्ता चुनोगे, वो कठिन रास्ता आपको उतना ही बढ़िया रिजल्ट लेकर जाएगा। ये ध्यान रखना कि मेरी वो जो उस टाइम की मेहनत थी, मैंने उस टाइम पे पार्टीज मिस करी, मैं पिकनिक नहीं गई अपने स्कूल की, मैंने बहुत सारी चीजों को मिस किया उस टाइम पर, बट मैं खुश थी कि जो मुझे एंड में रिजल्ट मिला ना, मैं उससे खुश थी। तो मोर सोफिस्टिकेटेड द प्रोसेस, ग्रेटर वुड बी द सेविंग। ठीक है, उसका इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि आज जो हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो इंटरनेट कोई रातों रात डेवलप नहीं हुआ है भाई, उसके पीछे न जाने कितने सारे उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, कितने सारे उनकी ऑब्जर्वेशन, कितनी सारी स्टडी रही होगी, कितना स्ट्रगल रहा होगा, तब जाके आज हमारे पास इंटरनेट है। और कितने ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स आज इंटरनेट में आपको देखने को मिल रही है कि पहले इंटरनेट का यूसेज भी सिर्फ लिमिटेड था, लेकिन आज हम लोग कितने सारे पर्पसेस के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप और मैं भी जो आज यहाँ पर जुड़े हुए एक दूसरे से, ये इंटरनेट की वजह से है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो मैं आप तक कभी नहीं पहुंच पाती, आप मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाते, हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाते अगर इंटरनेट नहीं होता तो। उन्होंने कहा है कि ये सब चीजें ना ऐसे रातों रात एक चुटकी भर में गेस वर्क से डेवलप नहीं होती है, इसके पीछे स्टडी है, एनालिसिस है, तब जाके आज ये आपके सामने आया है। समझ आया? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, तो टेलर साहब की बात समझ आ गई? चलो बहुत बढ़िया, तो एकदम से थम्स अप कर देना कि यस मैम, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब इज क्लियर। अब आगे चलते बेटा, सेकेंड पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट बहुत ध्यान रखना, ये मुझे तुमसे भी चाहिए, सेकेंड पॉइंट की कहानी मुझे तुमसे भी चाहिए। तो क्या कहता है सेकेंड पॉइंट? पहले तो पॉइंट की हेडिंग देख लेते हैं। लिखा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्या लिखा है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब बेटा इसमें हार्मनी का मतलब क्या होता है? हार्मनी का मतलब होता है बेटा एग्रीमेंट। हार्मनी का मतलब क्या है? एग्रीमेंट। और डिस्कॉर्ड का मतलब पता है क्या है बेटा? डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। हार्मनी मतलब एग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड मतलब डिसएग्रीमेंट। अब क्या कहानी है ये एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट की? कि एक दिन ना टेलर साहब चक्कर लगा रहे थे फिर से फैक्ट्री के अंदर, ऐसे मस्त घूम रहे थे फैक्ट्री में। उन्होंने देखा कि फैक्ट्री में दो अलग अलग ग्रुप थे। एक ग्रुप तो ऐसा था जहां पर जो पूरी टीम में एक उनका टीम मेंबर था, मतलब टीम लीडर था, जो वो टीम लीडर कहता था सारे लोग उसी की हाँ में हाँ मिला रहे थे, मतलब जैसे वो कहता था वो उसकी बात मान लेते थे। दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रुप था जहां पर टीम लीडर जो बात कहता था ना, वो उसके अपोजिट ही जाते थे भाई, वो उसकी सुनते ही नहीं थे। मतलब उसने अगर किसी चीज के लिए एग्री कर रहा है, वो डिसएग्री कर देते थे। तो ऐसे में जब लास्ट में देखा कि देखते हैं टारगेट किसका पूरा हो रहा है, तो टारगेट उसी का पूरा हुआ जो साथ में मिलकर काम कर रहे थे। तो टेलर साहब ने सभी लोगों को बिठाकर ये बात समझाई कि भाई देखो, काम अगर करना है ना फैक्ट्री के अंदर, तो हार्मनी के साथ करना पड़ेगा, एक अग्रीमेंट लेकर आना पड़ेगा। डिसएग्रीमेंट से किसी का भला नहीं हो पाएगा। भाई तुम देखो, तुम लोगों को एक दूसरे की जरूरत है। मैनेजमेंट और वर्कर्स, ये दो लोग हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये दो पार्टीज हैं। भाई दोनों को ये समझना है कि तुम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मैनेजमेंट अगर ये सोच ले कि मैं ही यहाँ पर सब कुछ हूँ, ये वर्कर तो कुछ भी नहीं है, तो भाई तू गलत है। तू चला लेगा क्या ये मशीनें? तू कर लेगा मशीनों पे आके काम? तू ले आएगा रॉ मटेरियल खरीद के? तेरा ये सारा काम कौन कर रहे हैं? ये तेरा सारा काम ये बेचारे वर्कर कर रहे हैं। अब वर्कर ये सोचे कि नहीं भाई, काम तो अल्टीमेटली हम ही कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये तो सिर्फ एसी के कमरों में बैठे रहते हैं। तो नहीं बेटा, वर्कर्स भी ये ना सोचे कि मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रहा है। मैनेजमेंट आपके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहा है, वो पॉलिसीज बना रहा है, गोल्स बना रहा है, स्ट्रैटेजीज बना रहा है, टारगेट सेटअप कर रहा है, वो अपने हिसाब का कैलकुलेशन वर्क कर रहा है। तो भाई तुम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और तुम दोनों को ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको हर एक पॉइंट पर अग्रीमेंट में आना है, अग्री करना है एक दूसरे के साथ। डिसएग्रीमेंट के साथ तुम अपना भला नहीं कर सकते। तो ये बात टेलर साहब जी ने वहां पर फैक्ट्री में सभी लोगों को बिठाकर समझाई। तो देखो वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम उस टाइम पे क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, तो फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन था। अब जिसका सीधा सा मतलब क्या था, दैट मैनेजर सर्व्ड एज अ लिंक बिटवीन द ऑनर एंड द वर्कर। अब ऑनर तो नहीं आता था वर्कर से सीधे बात करने के लिए, कौन होता था बीच में होते थे बेटा मैनेजर्स, और वही एक लिंक का काम करते थे बिटवीन द ऑनर्स एंड वर्कर्स। एंड सिंस एज मैनेजर दे हैड टू मैंडेट टू गेट वर्क डन फ्रॉम द वर्कर्स, और ये अब उनका काम है कि भाई वर्कर से काम निकलवाना है, वर्कर से काम करवाना है। एंड इट शुड नॉट बी difficult for you to appreciate that there always existed the possibility of a kind of class conflict, the manager versus workers। और वो कह रहे हैं कि इस बात को एक्सेप्ट करने में जरा सी भी हमें कोई झिझक नहीं हो रही है, कोई हम मनाही नहीं कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलता है, क्लास में हो जाता है ना कई बार बेटा, टीचर स्टूडेंट के बीच में भी तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। हम कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, आप हमारी बात पे अग्री नहीं कर रहे हो,
हो जाता है क्लास में भी कि कई बार क्या होता है कि बच्चा किसी पॉइंट को लेकर आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देता है, ना टीचर बच्चे की सुन रहा होता है, ना बच्चा टीचर की सुन रहा होता है। तो वहां पर क्या होता है, क्लास का माहौल खराब होता है, क्लास में डिस्टर्बेंस हो जाती है, डिसिप्लिन अफेक्ट हो जाता है। जो टारगेट होगा उस टाइम पे उस क्लास का कि भाई आज हमें ये काम करना है, ये टॉपिक कंप्लीट करना है, वो नहीं हो पाता होगा। तो ये समझना है, दोनों को ही समझना है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों को एक दूसरे की बात को सुनना है और समझना है। अब टेलर ने क्या बोला कि भाई क्या कर सकते हैं फिर इस मामले में हम, तो इस मामले में हम क्या कर सकते हैं, he emphasizes that there should be the complete harmony between the management and workers, कि भाई तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें हार्मनी एस्टैब्लिश करनी है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। both should realize that each one is important, दोनों को ये रियलाइज करना है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। टेलर कॉल्ड फॉर द कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन। देखो भाई एक ही बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक आई है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके सामने ये याद रखना है कॉन्सेप्ट। टेलर ने मेंटल रेवोल्यूशन क्या उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मेंटल रेवोल्यूशन। अब मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या, सारे पगले हो जाओ? मेंटल रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द माइंड। देखो सब चीजें यहीं पर होती है, दिल तो हम सबका साफ होता है, ये जो दिमाग होता है ना यही गलत चलता है हमारा। क्यों, इधर उधर की बहुत सारी चीजें देखता है ना, दिल तो बेटा हमारा बहुत अच्छा है, साफ है, एकदम एकदम कहते हैं ना नोना बाबू है हमारा दिल तो, है ना। कौन है चालाक चतुर, ये दिमाग है चतुर चालाक, जो ज्यादा ही इधर उधर की चीजों को देखकर चलना शुरू कर देता है। तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ चेंज करना है, यहाँ माइंड में चेंज करना है, क्या एटीट्यूड बदलो अपना, दोनों एक दूसरे को समझ कर चलो, दोनों एक दूसरे को अगर नहीं समझोगे तो ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पाओगे। तो देयर शुड बी अ चेंज इन एटीट्यूड, माइंडसेट चेंज करो अपने एक दूसरे को लेकर, और ये समझो कि दोनों को एक दूसरे के साथ लेकर चलना है, दोनों को एक दूसरे के साथ काम करना है मिलकर, ठीक है। तो उन्होंने बोला इट मीन्स दैट मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग, यही तो बोल रहे हैं ना देखो मेंटल रिवोल्यूशन के लिए कि थिंकिंग चेंज करो। इन सच अ सिचुएशन इवन द ट्रेड यूनियंस विल नॉट थिंक ऑफ गोइंग ऑन स्ट्राइक। मतलब मान लो कि आपका दिल कर रहा है कि यार हमारी वेजेस बढ़ जाएं, अब वेजेस बढ़ाने के लिए तुम ऑर्गेनाइजेशन के पास गए, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं समझ में आई पहली बारी में तुम्हारी बात कि ठीक है यार नहीं बढ़ा सकते हम वेजेस, सॉरी इस बार हम नहीं बढ़ा सकते। तो तुमने उसके आगे के रीजन सुनने की कोशिश नहीं करी, तुमने उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश नहीं करी, तुम सीधे स्ट्राइक पे बैठ गए। और तुम्हें पता है स्ट्राइक पे बैठना क्या रिप्रेजेंट करता है, कि तुम्हें कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम तो स्ट्राइक पे बैठ गए, तुमने लॉकआउट्स कर दिए, तुमने ताले लगवा दिए फैक्ट्री में। इसका मतलब तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि प्रोडक्टिविटी रुक गई है तब तक। अगर तुम कंपनी को अपना मानते तो तुम ताला क्यों लगवाते, इसका तो सीधा सा मतलब ये ना कि तुम्हें सिर्फ अपनी बात मनवानी है। तो उन्होंने ये समझाया टेलर ने कि देखो तुम्हारी बात जायज है, हम समझ रहे हैं कि तुम्हें वेजेस बढ़वानी होगी, लेकिन अगर कंपनी ने मना कर दिया है, मैनेजर ने मना कर दिया है, तो समझाने के और भी तरीके होते हैं। अगर तुम इस तरीके से नेगेटिव चीज करोगे कि तुम बिना कंपनी के बारे में सोचते हुए तुमने स्ट्राइक कर दी, तो ये गलत है। यहाँ तुम हार्मनी के साथ फिर काम नहीं करे, या फिर तुम हमारी बात नहीं समझ रहे, हमारी मजबूरी नहीं समझ रहे, ये गलत कर रहे हो तुम, ठीक है। उसकी के साथ साथ अब ये सिर्फ वर्कर की बात थोड़ी है, मैनेजमेंट की भी तो बात है। अब मैनेजमेंट सोचे कि यार इस टाइम तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ है, बहुत तगड़ा प्रॉफिट, हमारे बिना थोड़ी हो सकता था ये प्रॉफिट, हमने तो सब कुछ किया है, तो सारा का सारा पैसा मैनेजमेंट अपनी जेब में डाल ले। भाई यूजुअल टाइम से आपको हमेशा जितना प्रॉफिट होता है उससे अच्छा खासा ज्यादा प्रॉफिट हो गया आपको, तो आपने सोचा कि ये सारा का सारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम अपनी जेब में डाल लें। क्या ये बात सही है? अब ऐसे में मैनेजमेंट को भी ये समझना चाहिए कि यार दिन वर्कर्स ने दिन रात कितनी मेहनत करी है, तब जाके तुम्हें ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला है, उन्होंने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है तुम्हारे बिजनेस के अंदर। तो तुम अगर अपने प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा इनके बीच में भी बांट दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा, इनको बोनस दे दो, इनकी वेजेस बढ़ा दो, इनको प्रॉफिट का 1% भी दे दो, तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। अकेले क्यों इस गेन को हड़पना चाहते हो, क्यों अपना ही पेट भरना चाहते हो सिर्फ, यार इन लोगों के बारे में भी सोचो ना। तो यहाँ पर देखो हार्मनी दोनों साइड से सोची जा रही है, दोनों साइड से थिंकिंग के बारे में बात हो रही है कि देखो वर्कर भी सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, मैनेजमेंट भी सिर्फ ये सब चीजें ना सोचे, ठीक है। सो मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स, एंड एट द सेम टाइम वर्कर शुड वर्क हार्ड, वर्कर्स को भी हार्ड वर्क करना है। किस चीज के लिए बेटा, वर्कर्स को हार्ड वर्क करना है। बी विलिंग टू इम्प्रेस द चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी, आपको भी कंपनी के अच्छी के लिए, भलाई के लिए काम करना है। बोथ शुड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, दोनों को ये समझना है कि भाई आप दोनों ही एक फैमिली का पार्ट हो, ठीक है जी। ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई। अब बेटा आपके एग्जाम में ना पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, आपके एग्जाम में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको एनसीईआरटी में जितनी पिक्चर्स दे रखी हैं आपको उनके ऊपर भी ध्यान देना है। अब आपको ये सामने एक पिक्चर दिख रही है ना, इस पिक्चर के अंदर देखो ये मैनेजमेंट का मैनेजर है और ये हमारा वर्कर है। अब क्या हो रहा है, ये मैनेजमेंट इस वर्कर के साथ
बोनस शेयर कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, ये क्या शेयर कर रहा है, बोनस शेयर कर रहा है। ठीक है, बोनस शेयर कर रहा है। और क्यों कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन इन्होंने बढ़ा दिया। तो वो पूछेंगे आपसे कि ये कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। तो बेटा कौन से प्रिंसिपल में, मैंने अभी आपको ये बताया कि मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर्स। ये कहाँ पढ़ा है हमने, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो आपको इस पिक्चर को अगर आपको देखने को मिले एग्जाम में, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है जी, देखो इसके नीचे यहाँ लिखा भी है, शेयरिंग ऑफ गेन्स बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स लीड टू कंप्लीट हार्मनी। तो ये आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड वाले प्रिंसिपल का पार्ट है। ठीक, समझ आ गया। चलो अब बेटा इसी प्रिंसिपल के अंदर ना एक और कॉन्सेप्ट उन्होंने बोला। उन्होंने ना एक जापानीज वर्क कल्चर के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन किया है कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हुए आपको जापानीज वर्क कल्चर के बारे में सुनना है कि वहां क्या होता है ना, कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि वर्कर्स को वेजेस वगैरह बढ़वानी होती है, तो वहां पर ना वर्कर्स स्ट्राइक पर नहीं जाते, लॉकआउट्स नहीं करते, क्योंकि वो अपनी कंपनी को अपनी फैमिली मानते हैं और फैमिली का नुकसान थोड़ी कराएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करने का उनका एक अलग ही तरीका है। वो क्या करेंगे, यहाँ पर एक ब्लैक कपड़ा बांधेंगे। ठीक है, ब्लैक कपड़ा इस चीज को सिंबलाइज करेगा कि भाई हम कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कहना चाहते हैं, हमारी कुछ मांग है। और वो नॉर्मल डेज से भी ज्यादा वर्क करते हैं कि भाई अगर वो कह रहे हैं ना कि हमें वेजेस इंक्रीज करनी है, तो वो उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्यों हम अपनी वेजेस को इंक्रीज करना चाहते हैं। हम कोई ऐसे नहीं कि बिना मतलब में बिना कम काम करके और वेजेस बढ़वाना चाहते हैं, नहीं, हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम अपनी सही चीज की मांग कर रहे हैं। उस चीज के लिए वो नॉर्मल डेज से भी एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, मैनेजमेंट की सिंपैथी गेन करते हैं, तब अपनी बात को मनवाते हैं। यानी कि बात को मनवाने का तरीका अलग है। जैसे होता है ना, कई बार हम अपने पेरेंट्स से कोई डिमांड कर रहे होते हैं किसी चीज की, हमारे पेरेंट्स हमें नहीं दे रहे होते, तो हम क्या करते हैं, घर का सारा काम हम करना शुरू करते हैं। गुस्से में ज्यादा काम करते हैं ना, कई बार मम्मी को भी देखना, गुस्से में मम्मी ज्यादा काम करेंगी कि ये तो नालायक निकम्मे पैदा कर दिए मैंने, इनसे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, सब काम मुझे ही करना पड़ेगा। तो ले मम्मी बर्तन झाड़ू पोछा कपड़े वपड़े सब धो रही है गुस्से में, और जहां डेली मम्मी उस काम को 2 घंटे में करती हूँ, मम्मी ने 1.5 घंटे में निपटा दिया काम। कि मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, भाई जरूरत होती है घर में इन सब चीजों की। तो बस यहाँ वो गुस्सा नहीं कर रहे, बट काम बहुत सारा कर रहे हैं और काम करके दिखा रहे हैं कि भाई इसीलिए हमें वेजेस ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ भी है, इन जापानीज कंपनीज पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, इसको क्या नाम दिया गया है, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इज इन प्रैक्टिस एंड देयर इज अ कंप्लीट ओपननेस, बहुत ओपननेस है वहां पर, खुलकर बात होती है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। इफ एट ऑल वर्कर्स गो टू स्ट्राइक, भाई कभी अगर उनको स्ट्राइक जान रहे हैं, तो स्ट्राइक का मतलब वहां पर लॉकआउट्स नहीं होता, पर वही वो एक ब्लैक कपड़ा सा बैंड सा पहन ले, ब्लैक कपड़ा सा वो पहन लेंगे, बट वर्क मोर देन द नॉर्मल वर्किंग आवर्स, नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम करेंगे। जैसे यहाँ तो तुम्हें मौका मिल जाता है ना रेस्ट करने का, आप लोग स्ट्राइक के नाम पर रेस्ट ही तो कर रहे होते, बट वहां वो देखो रेस्ट नहीं कर रहे, नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम कर रहे हैं, टू गेन द सिंपैथी ऑफ द मैनेजमेंट। सिंपैथी गेन करके, तुम यहाँ खाना छोड़कर सिंपैथी गेन करते हो, वो वहां पर खाना खाकर सिंपैथी गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को डिस्क्राइब करता है। अब बेटा थर्ड वाला प्रिंसिपल आता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है, देखो साइंटिफिक प्रिंसिपल में ना पहले हमें उनके पॉइंट्स का मतलब समझना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो बेटा कॉपरेशन से तो मतलब आपको पता होगा, कॉपरेशन का मतलब क्या होता है, मिलजुल कर चलना। नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है सिर्फ अपने बारे में सोचना। कॉपरेशन का तो मतलब होता है एज अ टीम वर्क करना। कॉपरेशन का मतलब क्या है, एज अ टीम वर्क करना, कि मान लो हमें एक ग्रुप टारगेट दिया गया है तो हमें ग्रुप टारगेट अचीव करना है। लेकिन इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने पर्सनल गोल के बारे में आप सोच रहे हो, आप ग्रुप गोल के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप अपने आप को एक अलग ही इंसान लेकर चल रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म कहीं ना कहीं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है, कि वहां जब आपके बीच में एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट वाली प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर लिया, तो अब कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में आपको मिलकर काम करने के बारे में बात की जाती है, आपको टीम में रहकर काम करने के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर टेलर साहब जी जब फिर से फैक्ट्री का चक्कर लगा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि चलो अब ये एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के खेल से तो बाहर आ चुके हैं, अब बारी आती है इनको ये समझाने की कि टीम वर्क क्या होता है। अब बारी आती है इन्हें ये समझाने की कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो वर्कर के सजेशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बारी आती है इन्हें वो सारी बात समझाने की कि अगर आपको कोई अथॉरिटी दी गई है तो उसके रिगार्डिंग आपके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आपको पूरा करना है।
तो ये सारी बातें अब टेलर साहब अपने इस प्रिंसिपल में उन सभी वर्कर्स को समझा रहे हैं। तो देखो जरा कैसे समझा रहे हैं भाई। So there should be complete cooperation between the labor and the management instead of the individualism। तो उन्होंने कहा कि भाई कॉपरेशन होना चाहिए, टीम में काम रहना है, ग्रुप में रहकर आप लोगों को यहाँ पे काम करना है। दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि देखो भाई ग्रुप में रहकर भी तुम तभी काम कर पाओगे जब आप अग्रीमेंट में आ जाओगे, अगर डिसएग्रीमेंट में होगे तो ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई ही नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने बोला इट इज एन एक्सटेंशन, कि उसके बाद ही आता है। एक बार पहले एग्रीमेंट में आ जाओ, मेंटल रेवोल्यूशन हो जाए, फिर उसके बाद ही तुम कॉपरेशन की बात उनसे कर सकते हो। ठीक है। सो कंपटीशन, ये है इसकी की लाइन पहचानने के लिए, कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय द कॉपरेशन। ठीक है, उन्होंने कहा कि कंपटीशन नहीं करना, आपस में कॉपरेट करना है एक दूसरे के साथ। तो ये की लाइन है भाई, जरूर लिख लेना। बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। अब देखो इस लाइन से तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट सेम बात बोली हुई है। वहां बोला हुआ है कि दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ बोला हुआ है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो की लाइन क्या है, ये वाली है कि कंपटीशन को हटाना है, कॉपरेशन को लेकर आना है। अब ये काम करना कैसे है, अब कैसे हम लोग एक ग्रुप में आएंगे भाई, एक ग्रुप में तभी आओगे ना जब सामने वाले को अपनेपन का एहसास कराओगे, जो आप सामने वाले को ये समझाओगे कि भाई तुम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। आप एक इंपॉर्टेंस वाली बात पर जब आओगे तब सामने वाले को लगेगा कि यार हाँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इनके साथ मिलकर चलना चाहिए, अलग अलग नहीं चलना चाहिए। तो उसके लिए मैनेजमेंट को क्या करना है, मैनेजमेंट नॉट, ये भी की लाइन है, मैनेजमेंट नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय द एम्प्लॉयज। और जब मैं टेलर के बाद फ्योल के प्रिंसिपल पढ़ाऊंगी ना, तो मैं आपसे पूछूंगी, यही सेम बात फ्योल ने भी अपने एक प्रिंसिपल में बोली है, तो तब मैं आपसे पूछूंगी कि टेलर का वो कौन सा प्रिंसिपल है जो फ्योल के प्रिंसिपल जैसी ही बात करता है। तो भाई देखो यहाँ पर उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट को अपने कान नहीं बंद करने की, भाई कोई सजेशन दे रहा है अपने कान नहीं बंद करने, हम नहीं सुन रहे, हम नहीं सुन रहे, हम नहीं सुन रहे, हम तो अपने हिसाब से काम करेंगे। अरे भाई अपने हिसाब से काम मत करो, उनकी भी सुन लो, वो भी तुम्हारे साथ काम करते हैं। ठीक है, जैसे मैं सुनती हूँ ना तुम्हारी सारी बातें, सुन रही हूँ ना तुम्हारी सारी बातें, तो इस तरीके से मैंने अपने कान तो नहीं बंद करे, मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट करके चल रही हूँ। तुम्हें भी तो मेरे साथ कॉपरेट करना है, तुम नहीं करते हो लेकिन मेरे साथ कॉपरेट, मैं देख रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ पूरा कॉपरेट कर रही हूँ, तुम जैसा कह रहे हो वैसे ही सब कुछ करती जा रही हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं कर रहे हो। मैं देख रही हूँ व्यूज तो आ रहे हैं, लेकिन अटेंडेंस क्यों नहीं आ रही है भाई, ना अटेंडेंस आ रही है, ना मेमोरी ट्रिक आ रही है। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि तुम मेरे साथ ही चल रहे हो, मुझे तो ये लग रहा है भाई तुम तो अपने हिसाब से काम कर रहे हो कि क्या ही करना है अटेंडेंस लगा के, अरे क्या ही करना है मेमोरी ट्रिक लिख के। ठीक है भाई, कर लो फिर अपने हिसाब से काम, मैं क्या कह सकती हूँ। मैं तो देखो तुम्हारे लिए हूँ यहाँ पर, तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ, तुम्हारे को ही पढ़ा रही हूँ, मैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करती जाऊंगी, तुम ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, और ये मैं देख रही हूँ, देख लो भाई। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला कि कंस्ट्रक्टिव सजेशंस आ रहे हैं तो कान बंद नहीं करने, उनकी बात सुननी है, और दे शुड बी रिवॉर्डेड। और अगर तुम्हें कोई सजेशन बढ़िया लग रहा है, मस्त लग रहा है ना एकदम ढिंचैक वाला, तो भाई उसको रिवॉर्ड कर देना। रिवॉर्ड करने से उसको एक एप्रिसिएशन मिलेगा कि देखो यार मेरे सजेशन को इन्होंने अप्रिशिएट किया है, रिवॉर्ड किया है, तो कल को वो अच्छे अच्छे सजेशन तुम्हारे पास लाता रहेगा। तो कभी अगर कोई सजेशन तुम्हारी कॉस्ट कम कर जाए तो उसको रिवॉर्ड कर देना। ठीक है। At the same time, workers should desist from going on strike and making the unreasonable demand on the management। और जब तुम सारे साथ इतना ज्यादा मैनेजमेंट अगर मिलकर काम कर रहा है, तुम्हारे सजेशंस को सुन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर तुम लोगों ने अपनी मनमानी शुरू कर देनी है कि हर छोटी छोटी बात पे तुम लोग स्ट्राइक पे जाना शुरू कर दो। तो ऐसा तुमको नहीं करना है। ठीक है, उनके साथ मिलकर रहना है। फिर वही बात उन्होंने यहाँ पर भी ओपन कम्युनिकेशन की बात करी है कि यहाँ पर आपको ट्रेड यूनियन बनाकर गलत तरीके से स्ट्राइक पर जाने की जरूरत नहीं है, अपनी गुडविल मेंटेन करनी है, उसको खराब नहीं करना। ठीक है। और यहाँ पर फिर उन्होंने पैटर्निस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट की बात करी कि हम पैटर्निस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट को प्रमोट करते हैं जहां पर एम्प्लॉयर टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ द एम्प्लॉयज, कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की सारी नीड्स का ध्यान रखता है, एंड वुड प्रिवेल्स एज इन द केस ऑफ जापानीज कंपनी। तो जापानीज कंपनी में जिस तरीके से किया जाता है, हम उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि हम भी अपने एम्प्लॉयज का उसी तरीके से ध्यान रखेंगे अगर वो हमारे साथ मिलकर चलेंगे तो। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द टेलर, अब यहाँ पे फिर से कुछ की लाइंस आई है बेटा। अकॉर्डिंग टू द टेलर, देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। अब कहीं पर भी ये भी देखने को ना मिले कि सारा बर्डन वर्कर्स पे है, और ऐसा भी ना हो कि सारा बर्डन मैनेजमेंट पे है। दोनों पे अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो वर्क है उसका इक्वल डिवीजन होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हमारे टेलर साहब ने अपने थर्ड प्रिंसिपल में कही। सो आई होप कि आप लोगों को थर्ड प्रिंसिपल भी अच्छे से क्लियर
हो गया होगा। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में उन्होंने अग्रीमेंट करने की बात करी है, मेंटल रिवोल्यूशन की बात करी है, बट वहीं पे कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में उन्होंने अपने साथ चलने की बात करी है कि आप भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, हम आपके सजेशंस को सुनेंगे, समझेंगे, रिवॉर्ड करेंगे, हम कंपटीशन के साथ नहीं कॉपरेशन के साथ काम करेंगे, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे और कहीं हद तक हम लोग यहाँ पर आपकी जो भी बात है उसको सुनेंगे, समझेंगे और उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। ठीक है जी, समझ आ गया? ओके। लास्ट प्रिंसिपल जिसकी हेडिंग इतनी बड़ी है हमारे पास, तो हेडिंग इतनी बड़ी है तो चलो पढ़ लेते हैं एक बार जरा हेडिंग को दोबारा से, मेरे साथ साथ बोलना जरा घर में जोर जोर से ताकि तुम्हें हेडिंग याद हो जाए। ठीक है, क्या लिखा है हेडिंग के अंदर? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। हर किसी का हर एक पर्सन का डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, उसकी सक्सेस आनी चाहिए। यहाँ पर टेलर साहब ने इस बारे में बात करी कि भाई जितने भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हैं, आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशन भी किस लिए है? आप चाहते हो ना कि आपका डेवलपमेंट हो। टेलर साहब ने कहा, मेरे को बेथलम कंपनी से कहा आपने मुझे अपनी कंपनी में यहाँ पर रखा है, क्यों रखा है? कि मैं आपकी कंपनी का सर्वनाश कर दूं? नहीं ना। आप क्या चाह रहे थे मुझसे? आप यही तो चाहते हो ना मुझसे कि मैं आपकी कंपनी को ऊंचाइयों तक लेकर जाऊं। तो ये काम आपने कैसे किया? लेकिन मैं इस काम को क्यों करूं और कैसे करूं? अगर आप मुझे मेरे मतलब का काम ही करने के लिए नहीं दोगे तो मैं कैसे तुम्हें यहाँ पर प्रोडक्टिविटी दे दूं? कैसे दे दूं? जब आपने मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं दी, आपने मुझे काम करना नहीं सिखाया, मुझे खुद को वो काम करना नहीं आता, तो ना तो इससे मैं तुम्हारा डेवलपमेंट कर पाऊंगा, ना इससे मेरा खुद का डेवलपमेंट हो पाएगा। तो फोर्थ प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है टेलर साहब के थ्रू। उन्होंने ये बोला कि भाई हर किसी का डेवलपमेंट होना चाहिए अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी के साथ। लेकिन ये काम भी ऐसे नहीं होगा, इस काम को भी आपको साइंटिफिकली करना है और इसके लिए आपको अपने यहाँ पर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज है ना, सबसे पहले उन्हें साइंटिफिकली सिलेक्ट करना है। कीवर्ड बोल रही हूँ कि आपके यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं ना, साइंटिफिकली उनको सिलेक्ट करो, उनको ट्रेनिंग दो, तभी जाकर आप अपनी कंपनी को सक्सेसफुल कर पाओगे। आपकी कंपनी सक्सेसफुल हो पाएगी, उसके पीछे उस वर्कर की प्रोडक्टिविटी होगी। उस वर्कर की प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली उसका फायदा उसको भी होगा, वो भी सक्सेसफुल होगा, उसकी भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों का भला तभी होगा जब काम साइंटिफिकली होगा। तो देखो इस वाले प्रिंसिपल में उन्होंने क्या बोला है, ध्यान से पढ़ना। कह रहे हैं इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द पर्सनल कॉम्पिटेंसीज। पर्सनल क्या मतलब क्या होता है बेटा? एम्प्लॉइज। कह रहे हैं कि कोई भी कंपनी कितनी एफिशिएंटली वर्क करती है, कोई भी इंडस्ट्री कितनी एफिशिएंटली वर्क करे, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है उसके पर्सनल कॉम्पिटेंसीज पे, यानी कि उसके यहाँ जो काम करने वाले एम्प्लॉय है ना, वो कितने दिमागदार हैं, कितने अपने काम को करने में निपुण हैं, यानी कि बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने उनको काम ही गलत दिया होगा, भाई मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं लेकिन अगर आप मुझे काम वो नहीं दे रहे हो जो मैं करना जानती हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, अगर मैं कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ाना जानती हूँ, आप मुझे साइंस के सब्जेक्ट दोगे, आप मुझे आर्ट्स के सब्जेक्ट दे दोगे, तो भाई मैं नहीं कर पाऊंगी उसके अंदर कुछ भी बढ़िया काम। लेकिन अगर आप मुझे वही सब्जेक्ट दोगे जो मैं पढ़ाना बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप मुझसे पढ़वा लो कॉमर्स का कोई सा भी सब्जेक्ट, मैं पढ़ा दूंगी बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि मैंने पढ़ा बहुत बढ़िया तरीके से है, मैंने उस टाइम पे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करी, इस वजह से आज मैं आपको उनको इन डिटेल बहुत बढ़िया तरीके से समझा पा रही हूँ। मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है अपने टाइम पर कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस चीज में बच्चा अटकता है, वो सारी चीजों को आज मैं एनालाइज करके अपने बच्चों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में यूज करती हूँ। तो भाई मैंने भी उस चीज को सिस्टमैटिकली किया है ना, तो यहाँ पर वो चीज यही समझा रहे हैं कि आपके पर्सनल की कॉम्पिटेंसीज पे डिपेंड करता है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? सो उन्होंने की लाइन आई बेटा, की लाइन जरूर लिखनी है ये आपको, और इससे आइडेंटिफाई करेंगे केस स्टडी। वर्कर ट्रेनिंग वाज इसेंशियल आल्सो टू लर्न द बेस्ट मेथड डेवलप्ड। उन्होंने कहा वर्कर की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, इसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है वर्कर की, ताकि वो बेस्ट मेथड को डेवलप कर सके, और जिसकी वजह से साइंटिफिक अप्रोच, भाई वर्कर की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्यों? ताकि हम बेस्ट मेथड डेवलप कर सके। किसकी वजह से? क्योंकि आपने साइंटिफिक अप्रोच यूज करी है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला? ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। आ गई वही वाली बात, तो की लाइन है, हर पर्सन साइंटिफिकली सिलेक्ट किया जाना चाहिए।
जो भी काम असाइन किया जा रहा है वो उसकी फिजिकल मतलब भाई आप मुझे कोई काम करने के लिए दे रहे हो तो मैं फिजिकली भी फिट हूं उस काम को करने के लिए, यानी कि फिजिकली सुटेबल हूं उस काम को करने के लिए। मेंटल, मैं यहां पर भी मेरे बिल्कुल सही हो, मेंटल से मतलब है कि आपका जो मेंटल स्टेट है, जो माइंड स्टेट है, वो भी आपका सही होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल यानी कि आपने उस चीज की पढ़ाई लिखाई करी हो, आपको नॉलेज हो उन सब चीजों की, तभी आप एफिशिएंसी लेकर आ पाओगे। तो मतलब किसी भी वर्कर को किसी भी काम के लिए अगर सिलेक्ट करना है तो साइंटिफिकली सिलेक्ट करो। ऐसे नहीं कि आपको कोई वर्कर मिल गया, कम पैसों मिल रहा है, आपने उसको काम पे लगा दिया। भाई देखो वो उस काम को कर भी सकता है या नहीं कर सकता, आपका काम तो चल जाएगा, आपका काम चल जाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन वही चीज आपने पहले उसको ट्रेनिंग दे दी, समझा दिया, सब चीजों को आपने उसको अच्छे से बताया है कि यार क्या होता है, कैसे होता है, वो पूरा एक्सपर्ट हो गया उस काम को करने में, तब वो उस काम को करने के लिए जाएगा ना बेटा, तो ग्रो हो जाएगा। ठीक है। सो टू इंक्रीज द एफिशिएंसी दे शुड बी गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। तो आपको अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा एफिशिएंट एम्प्लॉय ही ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो कमाएगा ज्यादा, और इसकी वजह से ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी यानी कि आपकी सुख समृद्धि, यश, लाभ, धन सब बढ़ेगा। चाहे आप एक कंपनी हो, चाहे आप एक वर्कर हो, दोनों का भला हो जाएगा भाई, अगर एक वर्कर सही सिलेक्ट कर दिया तुमने तो बस देखो टेलर साहब ने फैक्ट्री में घूम घूम के 4 प्रिंसिपल डेवलप कर दिए, और सिर्फ इतना ही नहीं किया भाई, टेक्निक्स भी डेवलप करी है। लेकिन आज की क्लास में हम लोगों ने ये चारों प्रिंसिपल बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स, जो टेलर साहब ने यही फैक्ट्री में घूम घूम कर डेवलप करी है। तो चर्चा होगी उन टेक्निक्स के ऊपर। अब यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक बार फिर से एनसीईआरटी में से पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, और तो और क्या करना है, केस स्टडीज भी सॉल्व कर लेना। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, आपको हाईलाइटेड पीडीएफ अगर आपको चाहिए ताकि आप अच्छे से अपने नोट्स बना सके, तो हमारा संकल्प बैच ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।